पूरा आपको क्लैरिटी के लेके साथ एक कह पर्सनल सकें। सवाल है। जब हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पर हम भी बॉर्डर पर आया करते, इंटरव्यू करा करते, बाइट करा करते। तो आपने जो का नाम तो के लेना, नाम मैं भी खैर नहीं लेना कोई बात चाहता। नहीं। फोन आया करते आपके बारे में पर्सनली, आपका तरह सवाल है कि मैं एग्जैक्ट वर्ड तो मैं यूज भी ना करूंगा, आरएसएस ती लेके थे कि उसका आपका लगाव है, कुछ मोह है, भी यानी करी आप ऑन कैमरा या मैं बात कह रहे हो कि आज या फिर अतीत में कदे भी आरएसएस नाम तक कोई भी आपके खिलाफ सबूत हो तो किस आदमी ले आ किस सकता है। भाई सारे दर्शकों ने राम राम, मैं तारा डोगेवाला पत्रकार अंकित, और फिलहाल हांसी में मौजूद हैं किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जी, जो है उरे पहुंचे हैं आज, और मीटिंग चल रही थी। तो कई सवाल है, कुछ तीखे सवाल भी है और कुछ नॉर्मल भी है। मीटिंग भी लंबी चली है कि जो है उद्देश्य था उसकी सब चीजा पे विस्तार से चर्चा करांगे। सबसे पहले भाई साहब राम राम, राम स्वागत है राम जी, आपका। राम राम राम। और ठीक ठाक हो बिल्कुल बढ़िया। जी। सबसे पहला सवाल ये है कि आज जो मीटिंग चल रही थी आपकी, काफी लंबी चली है, क्या उद्देश्य था? देखो, जो हमने पिछली 23 जून को हम्म अपने पूरे संगठन का सर्वसम्मति से विलय भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर में किया था, हम्म उस समय हमने ये बात कही थी, ऐलान कराया था कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम सारे जिलों में जाएंगे, मीटिंग करके जिले वाइज भी कार्यकारिणी बनाओगे और प्रदेश लेवल की भी कार्यकारिणी का पूरा गठन करेंगे और उसका पूरा विस्तार करेंगे। हम्म तो हिसार जिले की कार्यकारिणी को लेकर और हिसार जिले से कौन कौन से पदाधिकारी स्टेट बॉडी में लेने चाहिए, कौन कौन से राष्ट्रीय बॉडी में लेने चाहिए, उस पर हमने यहाँ पे विस्तार से विचार चर्चा करी है। और आने वाले 1-2 दिनों में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की पूरे हिसार जिला की कार्यकारिणी का हम ऐलान कर देंगे। उसकी पहली सूची है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद आने वाले समय में और भी साथियों को जोड़ते हुए उसका विस्तार किया जाएगा। दूसरा जो मुद्दा था, 10 अगस्त को रविवार के दिन 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर एक महापंचायत हो रही है पानीपत के इसराना की नई अनाज मंडी में। उसको लेकर हमने यहाँ पर रणनीति बनाई थी कि हिसार से किस तरीके से साथी हमारे वहां पर पहुंचेंगे। तो हिसार के सारे साथियों ने विश्वास दिलाया हमें कि 10 अगस्त को रविवार के दिन सारे साथी हिसार जिले से अधिक संख्या में पानीपत में इसराना की नई अनाज मंडी में पहुंचेंगे। जिस महापंचायत के 3 मेन उद्देश्य हैं। पहला तो ये है कि भाई एमएसपी गारंटी कानून का जो मुद्दा है, सरकार बातचीत के माध्यम से उस मुद्दे का हल करे। जो हमारी 7 दौर की बातचीत चल रही थी, सरकार ने अचानक से बातचीत बंद कर दी, अचानक से बातचीत तोड़ दी। तो उस चीज को सरकार एक नतीजे तक लेकर जावे। लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से ही मुद्दों का समाधान हो सकता है। दूसरा हमारा मुद्दा यह है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो एक प्रस्तावित व्यापार समझौते की चर्चाएं चल रही हैं, इस व्यापार समझौते में, इस प्रस्तावित व्यापार समझौते में किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में डेयरी, पोल्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सेक्टर शामिल होते हैं तो भारत के 20 करोड़ से अधिक किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, जिसमें 8 करोड़ किसान डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, 40 लाख किसान हैं जो पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अमेरिका में वहां के किसान को वहां की सरकार भारी भरकम सब्सिडी देती है, 80 लाख रुपए की सालाना सब्सिडी देती है। हमारे यहाँ पे मात्र 24,000 की सब्सिडी दी जाती है। तो अमेरिका के किसान का भारतीय किसान के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसीलिए भारत सरकार को किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को भारत में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और अगर अनुमति दे तो उस पर भारी भरकम टैरिफ 100%, 150%, 200%, 300% तक का उस पर टैरिफ लगना चाहिए, ताकि हमारे जो यहाँ का जो प्रोडक्शन है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, चाहे वो डेयरी प्रोड्यूस हो, चाहे वो पोल्ट्री प्रोड्यूस हो, उनको लोग खरीदें, ना कि बाहर वालों को। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है उस पंचायत का, वो ये है कि भाई जो हमारे पिछले आंदोलनों में, चाहे 2020-21 का आंदोलन हो, चाहे 2024-25 वाला आंदोलन हो, उसमें जितने भी पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो सारे झूठे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। तो इन चीजों को लेकर पूरा 10 अगस्त को हमारी महापंचायत है, उसमें विचार चर्चा करी जाएगी। और फिर 25 अगस्त को हमारा एक दिन का दिल्ली का कार्यक्रम है, जिसमें देश भर से किसान हमारे पहुंचेंगे। तो उस सारी विषय पर आज हमने यहाँ पे मंत्रणा करिए, विचार चर्चा करी है। फिलहाल 2 मुद्दे जो है बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं किसाना के। पहला तो है जल भराव को लेके और दूसरा है खातवाड़ा। सबसे पहले मैं जल भराव पे बात करता हूँ। आपने जो है सरकार तक कुछ डिमांड रखी, क्योंकि फसलें जो है बुरी तरह से बर्बाद हो गई है, खास करके इस एरिया की बात करूँ तो जमाए। देखो, पता क्या है, जैसे ये नए रोड निकाले जा रहे हैं, ये पिछले 5-6 साल से हम ये समस्या देख रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिसमें ये है कि भाई 50,000 से अधिक एकड़ जो ऐसी जमीन है जो पहले उपजाऊ होती थी, लेकिन ये इतने सड़क बना दिए, इसमें कोई पानी की क्रॉसिंग की कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, पानी का जो एक नॉर्मल बहाव होता था वो भी खत्म हो गया। तो जो जल भराव की समस्या है, ये पूरे हरियाणा में एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। बिल्कुल। और उस वजह से हजारों एकड़ फसल है, हर साल वो खराब हो जाती है। तो सरकार को इसके स्थायी समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए। और उसके लिए किसानों को अब की बार जो एक तो हो गया लॉन्ग टर्म उसका प्लान, भाई उसको किस तरीके से जल भराव को रोका जाए, खत्म करा जाए, या जल भराव कहीं हो जाए तो जल निकासी किस तरीके से हुआ है, उसके लिए एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में
जो पीड़ित किसान है जिनकी फसलें खराब होगी उनको निश्चित तौर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए, ये हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है। दूसरी बात है जो खाद की जो समस्या है, बिल्कुल। देखो सबसे पहले मैं ये बधाई देना चाहता हूँ हिसार के किसानों को। सबसे पहले हिसार के किसानों ने कालाबाजारी करते हुए दुकानदारों को पकड़ा, जो बहुत बड़ी मात्रा में यूरिया की डीएपी का स्टॉक करे हुए थे। और जब कोई किसान डीएपी का कट्टा 1350 रुपए में लेने जाता था तो कहते थे भाई है ही नहीं, स्टॉक नहीं है, लेकिन 1700 रुपए में डीएपी मिल रहा था। यानी डीएपी तो था लेकिन उसकी कालाबाजारी करी जा रही थी। यूरिया का कट्टा 267 रुपए का है, उसने कई जगह पर 350 रुपए का भी बेचा। हरियाणा में कई जगह ऐसी भी सूचना आई, किसानों का शोषण किया गया है। लेकिन उसके बाद जब हिसार वाले किसान सक्रिय हुए, जिस तरीके से उन्होंने छापेमारी की, कई गोदाम भी उन्होंने पकड़े, गोदाम थे सीमेंट के, बाद लिख रखा सीमेंट का गोदाम, अंदर खाद भरा है। उसके बाद अन्य जिलों में भी इसी तरीके से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से उनके दफ्तरों के बाहर धरने दिए गए, मांग पत्र दिए गए, ज्ञापन दिए गए, और कई गोदाम इस तरीके से और भी जिलों में पकड़े गए हैं। तो धीरे धीरे थोड़ी सी पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार हर बार इस तरीके से काम करती है कि भाई जब समस्या बिल्कुल सिर पर आने खड़ी हो जाए, जब सरकार समाधान की तरफ जाती है। सरकार को क्या पहले से नहीं पता ये भाई किस महीने में कितना यूरिया चाहिएगा, किस महीने में कितना डीएपी चाहिएगा? तो उनको सरकार को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए और उस प्लानिंग के अनुसार उनको अपना स्टॉक रखना चाहिए। ये कुछ तीखे सवाल है जनता के जो लगातार फील्ड में जावा आगे आने लग रहे हैं। सबसे पहला तो वो सरकार तीन क्या कर दे, मत में आगे विश्वास खो दिया संगठना को लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई संख्या में। वो अलग बात है, आप लोगों ने 2 तो 1 पे आगे हो आप, लेकिन वैसे बात करा नॉर्मली बहुत ज्यादा संगठन है। आम किसान जो है देहात का है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है कि वही जाओ तो जावा कि इतने रास्ते हमने तो नहीं समझ आता चला किस पे। देखो मैं आपने एक चीज कहूंगा कि यह एक लंबी प्रोसेस है। कौन किसान संगठन कहाँ खड़ा है, किस किसान संगठन का किस पॉलिसी के ऊपर क्या स्टैंड है, ये एक उसको समझना एक लंबी प्रक्रिया, उसमें समय लगेगा, 1-2 साल उसमें लगेंगे। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत हमारे सारे पदाधिकारियों को करनी पड़ेगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी अपने वीडियो में, पत्रकार और लेख में भी उन्होंने कह दिया कि भाई कुछ संगठन तो ऐसे हैं, कुछ संगठन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ संगठन ऐसे हैं जो एमएसपी गारंटी कानून के हिमायती नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा उनको अलाउ नहीं करती। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हमें तो बहुत पहले से ये बात मालूम थी। लेकिन अब जो कृषि के विषय पे जो एक्सपर्ट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो अखबारों में लेख लिखते हैं, जिनके इंटरव्यू हैं बहुत सारे, उन्होंने भी यह बात कहनी शुरू कर दी कि भाई ज्यादातर संगठन ऐसे हैं जो एमएसपी गारंटी कानून के पक्ष में है और पूरे देश का किसान इसके पक्ष में है। लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं कि भाई जो एमएसपी गारंटी कानून के पक्ष में नहीं है। अब देखो, नाम लेने से हमारी बात छोटी हो जाती है, वो विचारधारा का फर्क कड़े कड़े है, वह बात गाँव में जाकर समझाने की जरूरत है। और देखो ठीक है, ज्यादा संगठन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, सब संगठनों को ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से किसान की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। भाई घर में जब 10 कमानियां हो जाए 2 की बजाय तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात वह तब है जब 10 की नीयत साफ हो, 10 की नीति साफ हो। इसलिए देखो, मैं किसी दूसरे पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हमारे कोई भी साथी पहला भी किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हम अपनी बात या बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सके हैं, आज तक जितना भी समय हो गया हमारे सारे साथियों ने सामाजिक जीवन में ईमानदारी से सामाजिक जीवन अपना व्यतीत किया है, निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, और उसी ईमानदारी के साथ, उसी निस्वार्थ भाव के साथ आगे भी हम सेवा करते रहेंगे। हमारा पूरा संगठन, हमारे सारे पदाधिकारी, और किसानों को जहां भी समस्या होगी उसके समाधान के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, इसका समाधान निकला था, एसकेएम बना था, बड़ा मजबूत संगठन था, सरकार आया कर दी, लेकिन उसमें फूट हुई, उसका मुख्य कारण क्या माना? देखो, 7 नवंबर 2020 में गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब में संयुक्त किसान मोर्चा नाम दिया गया था, और उस मीटिंग में जो 20-25 आदमी शामिल थे, उस मीटिंग में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला था, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा नाम रखा गया था। 7 नवंबर 2020 गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब, नई दिल्ली। सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन जो चुनावी राजनीति वाला मसला आ गया कि भाई चुनावी राजनीति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसमें कुछ साथियों की राय ये थी कि भाई चुनावी राजनीति में जाकर वो अमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, सारी व्यवस्था को बदल देंगे, वो सीएम बन जाएंगे तो सब कुछ बदल देंगे, किसान का भाग्य बदल देंगे। तो वहां से एक बड़े लेवल पर मतभेद पैदा हुआ संयुक्त किसान मोर्चा में। वो पहली फूट थी संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर। कुछ साथी बोले भाई हम चुनावी राजनीति में जाकर परिवर्तन करेंगे, कुछ साथियों ने कहा कि भाई हमारे जीवन का तजुर्बा है, चुनाव अलग चीज है, आंदोलन अलग चीज है। आंदोलन में तो सारे आदमी आवे हैं, चाहे कोई किसी राजनीतिक पार्टी का वर्कर हो, आंदोलन में तो में सारे आवेंगे, ठीक है, लेकिन जब चुनाव की बात आवे है तो कोई किसी पार्टी के लिए जुड़ जाए है, कोई किसी पार्टी के लिए जुड़ जावे है। तो इस मुद्दे पे पहली फूट हुई, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहोगे कि सारे किसानों को मिलजुल कर एक जो कॉमन मिनिमम एजेंडा है,
भाई या तो चीज हम तय कर सके है ना, भाई ये हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा है, भाई एमएसपी गारंटी कानून है, भाई हम सब सहमत हैं, किसानों की कर्ज माफी हो, हम सब सहमत हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी जावे, C2+50% फार्मूला लागू किया जावे, उस पर सब सहमत हैं। पूरे देश में, पूरे हरियाणा में 2013 वाला जमीन अधिग्रहण कानून दोबारा से लागू किया जावे, जिसके तहत किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे दिया जावे। ये मुद्दे हैं जिन पर सब सहमत हो, उन पर आप अपना कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाओ कि भैया जब तक कॉमन मिनिमम एजेंडा पूरा नहीं होगा हमारा, ये सारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और कोई चुनावी राजनीति में हस्तक्षेप या प्रवेश नहीं करेंगे। वो लड़ाई चाहे 10 साल चल रहा है, वो लड़ाई चाहे 25 साल चल रहा है, चाहे वह 30 साल चल रहा है, चाहे वो लड़ाई हमारा पूरा जीवन बीत जाओ। बिल्कुल। तो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बना के सबने मिलजुल कर लड़ाई लड़नी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, जो नेता है खास करके स्टेट लेवल के, कम से कम उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उन पर जो है लगातार चाहे दूसरे संगठन हो या उनके संगठन हो, इसी कई बार सामना है कि उनके ही साथियों ने जो है आरोप लगाए हैं कि भाई आंदोलन बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप समझ रहे हो बातों को, तो उस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? देखो मैं एक बात कहूंगा, फिर वही बात आवा है कि हमने किसी दूसरे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब हमारा आंदोलन चला 401 दिन का, ठीक है, 25 जून को हमने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारे पत्रकार बुलाए, सैकड़ों की संख्या में पत्रकार थे। 13 फरवरी 2024 से आंदोलन शुरू हुआ था, 19 मार्च 2025 तक आंदोलन चला, 401 दिनों तक आंदोलन चला। कितना हमारे पास आर्थिक सहयोग आया, कितना संगठनों ने अपनी तरफ से खर्चा कराया और कहां कहां हमारा पैसा खर्च हुआ। भाई दूध में खर्चा होया, भाई राशन में खर्चा होया, सरकार ने ट्रैक्टर तोड़ दिए थे उनको ठीक कराने में खर्चा होया, हमारे कार्यक्रम हुए, रैली हुई, उनमें खर्चा हुआ। हमने सारे का सारा हिसाब किताब जनता के सामने दे दिया। और मेरे पास कई हाई कोर्ट के जो वकील हैं, बड़े सीनियर वकील, उनके भी फोन आए वो वीडियोस देख के कि भाई हमने अपने जीवन में पहली बार देखा और कितने स्पष्ट तरीके से, इतने पारदर्शिता तरीके से कोई हिसाब किताब दिया गया हो। और सारी चीजों के बिल, ऐसा नहीं कि अब हमें कह दिया कि भाई 10,000 रुपए उड़े खर्च हो गए, 20,000 उड़े खर्च हो गए, मुंह जबानी नहीं, मुंह जबानी का कोई अर्थ नहीं होता। एक एक चीज का बिल, भाई त्रिपाल आए, 6,000 के त्रिपाल आए, बड़े त्रिपाल जो मंगवाए गए, तो उसका बिल भाई फलानी दुकान से लेकर आए हैं, जाके पता कर लो यो बिल सही है कि गलत है। भाई पानी की बोतल आई है, 10,000 पानी की बोतल आई, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, तो उसका बिल, भाई स्टेज बनी है उसका खर्चा, उसका बिल, नट बोल्ट से लेकर बड़ी चीज तक जो भी कुछ आया, सारी चीजों का एक एक चीज का बिल था हमारे द्वारा, वो हमने पब्लिक के सामने बिल्कुल लेकर आए। और मोटा मोटा खर्चा हमारा ये निकल कर आया कि 35 लाख रुपए का तो लगभग, मैं लगभग बात कर रहा हूँ, 35 लाख रुपए का तो हमें सहयोग प्राप्त हुआ आंदोलन के दौरान, और लगभग 38.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। ये पूरा हमने हिसाब किताब किया। तो और संगठन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे से कोई आपका सवाल हो हिसाब किताब को लेकर या किसी चीज को लेकर, उसको हम पूरा स्पष्टीकरण पूरा क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं। पर्सनल सवाल है, जब हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पर हम भी बॉर्डर पर आया करते, इंटरव्यू करा करते, बाइट करा करते, तो आपने जो का नाम तो के लेना, नाम मैं भी खैर नहीं लेना चाहता, फोन आया करते आपके बारे में पर्सनली, आपका तरह सवाल है कि मैं एग्जैक्ट वर्ड तो मैं यूज भी ना करूंगा, RSS लेके थे कि उसका आपका लगाव है, कुछ मोह है। देखो मैं एक बात कहता हूँ, लोगों की जुबान के आगे खुला मैदान है, ठीक है। वर्तमान सरकार ने हमारे ऊपर 307 के केसेस कर रखे हैं, कई केसा के नोटिस आने लग रहे हैं, 2020 से दिल्ली में किसान आंदोलन के मुकदमे चलन लग रहे हैं, ठीक है। और सरकार ने भी कुछ दिन पहले भी जेल में भेजे थे, और के बरा सरकार फिर जेल में भेज दे, ठीक है। तो लोग के कहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका काम में विरोध करना है, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आम किसान के कह रहा है, आप उसकी लड़ाई लड़न लाग रहे हैं कि नहीं लड़न लाग रहे, उसमें ईमानदारी तो है आपा नहीं है। और मैं आपको भी एक बात ये कहूंगा, जो साथी ये कहना, एक छोटी सी बात है, कोई ABCD नाम का संगठन है, कोई भी संगठन हो, अगर कोई कहेगा भाई हमारा डोगियाला पत्रकार भाई ए नाम के संगठन से जुड़ रहा है, ठीक है, तो संगठन से जुड़ा उड़कद माना जाया करे जब उसकी कोई सदस्यता की पर्ची होगी, आप दो रहे, ठीक है, आप उसके मेंबर होगे, उसी को पर्ची तो होगी, कोई रिसिप्ट तो होगी, या आप उसके मंच पे जा रहे होगे, ये नाम के संगठन पर आप बोल रहे होगे, कितना वीडियो में बोल रहे होगे, कितना लेख आपने लिख रखा होगा, जब पता माने जाओगे कि आप फलाने नाम के ए नाम के संगठन के आप सदस्य हो, बिल्कुल ठीक है। हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता हो, लगाए जाओ, वो कोई प्रूफ ला के दिखा दे, अगर भाई फलाने संगठन के लिए जुड़ रहे हैं, उसकी कोई मेंबरशिप ला के दिखा दो, उसके कोई मंच पर हम जा रहे हैं वो कोई ला के दिखा दो, कोई प्रूफ ला के दिखाओ ना, खाली तो सबके जुबान के आगे खुला मैदान है, कोई कुछ भी कह दे, ठीक है ना। जो 401 दिन तक, जिन्होंने 401 दिन तक संघर्ष करा, जिन्होंने ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना बारिश देखी, ना गर्मी देखी, ना जाडा देखा, उन्हें तो लोग नहीं कह दे वाला सरकार के हैं, ठीक है।
और कुछ लोग ऐसे थे, देखो हमें तो 13 फरवरी 2024 को रोक दिया गया, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, जहरीली गैसों के गोले छोड़े गए, आपने देखा ही होगा सारी चीज। लेकिन कुछ लोगों को 14 मार्च 2024 को सरकार ने दिल्ली में बुला लिया, आओ भाई तुम एक दिन की रैली करके चले जाओ, सारी व्यवस्थाएं भी करी। आप ऑन कैमरा या बात कह रहे हो कि आज या फिर अतीत में कदे भी आरएसएस नाम तक कोई भी आपके खिलाफ सबूत हो तो आदमी ले किसी भी धार्मिक या किसी भी जातीय संगठन के लिए कोई लेना देना नहीं। मैं उसको आगे की बात आपने कहने लग रहा हूं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कुछ आदमी 14 मार्च 2024 में दिल्ली जाने दिए और हमारे ऊपर गोली चला दी, तो भाई सरकार के गिला, सरकार से निकटता किसकी होगी भाई? जिनके ऊपर गोली चलाई जा रही है उनकी होगी, या जिन्हें बुलाया जा रहा है उनकी होगी? ये तो लोगों ने खुद सोचना चाहिए। जनार्दन समझदार है, कमेंट कर देगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारा जो, ना तो हम किसी जातीय संगठन से आज तक जुड़े हैं, ना किसी धार्मिक संगठन से आज तक जुड़े हैं। हमारा जो विश्वास है वो ये है कि जो मेहनतकश लोग हैं, मेहनतकश लोगों की लड़ाई लड़नी है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, और बड़े ईमानदारी से लड़ो, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ो और भारत देश के संविधान के तहत उस लड़ाई को लड़ो। चलो भाई साहब, इतना कीमती वक्त दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लागे रहो, करते रहो, आप हरियाणवी संस्कृति को भी दिखा रहे हो इस उम्र में, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा आपने खूब तरक्की। धन्यवाद भाई साहब। तो भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी थे, आपने विचार सुने और खास करके जो सवाल आपका आरएसएस लेके आखिर था उस पर खुल के आपने चर्चा की। तो आप किसके बारे में कह रहे हैं खुल के कमेंट करो, वीडियो ने शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।